यांग मिंग हुआ भी आ जाता है। सारे ऑफिशियल्स खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं और वो आते ही जी शियू से पूछता है कि तुम यहाँ कमांडोज मीटिंग में कैसे हो। और जी शियू कितना हाजिर जवाब है ये तो हम सब जानते ही हैं। वो बहुत ही सुंदरता से जवाब देता है कि यांग मिंग हुआ उसे भी ये मीटिंग अटेंड करने की इजाजत दे देता है। फिर वो कमांडर यिंग शिंग से डीमन ट्राइब की प्रिंसेस से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं कि उसका क्या किया जाए। डीमन ट्राइब से लोग उनसे निगोशिएशन करने आए थे, लेकिन उन दोनों ट्राइब्स के बीच कोऑर्डिनेशन ज्यादा नहीं हो पाई थी। ये बहुत सीरियस इशू था। इजी टर्म्स पर ह्यूमन क्लैन वो प्रिंसेस वापस नहीं कर सकते थे। ये उनके ऑनर के अगेंस्ट था। जबकि प्रिंसेस को प्रिजनर बनाए रखने से डीमन ट्राइब उनके ईस्टर्न रीजन पर अटैक किए जा रहे थे। ईस्टर्न रीजन पर ह्यूमंस का डिफेंस काफी वीक था और डीमंस स्ट्रांग थे, इसलिए सॉवरेनिटी का भी खतरा था। कमांडर इस इशू पर मिस्टर प्रेसिडेंट को डिसीजन करने का कहते हैं। वो तो इतनी आसानी से प्रिंसेस को छोड़ने वाला नहीं था। ईस्टर्न साइड पर एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेजने का ऑर्डर कर देता है ताकि वहां का डिफेंस कुछ स्ट्रांग हो जाए। फिर ये इशू आता है कि बेशक वो कैदी है, लेकिन है तो प्रिंसेस ही। ऐसे में उसे बैरिक्स में ठहराना उसकी इंसल्ट होगी। यांग मिंग हुआ जी शियू को कहता है कि तुम इसे अपने साथ ठहरा लो। तुम तो निंग के घर जी चुआन हाउस पर ठहरे हुए हो। प्रिंसेस को भी अपने साथ वहीं रखो, उधर सिक्योरिटी भी अच्छी है। जी शियू मना करने के लिए उठा ही था कि ऊपर से एक और ऑफिसर डिलिन गुस्से में तड़पता भड़कता बिना परमिशन के अंदर आ जाता है। वो आते ही जी शियू को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं केसी डिलिन ने यांग मिंग हुआ से कहा था कि मेरी और जी शियू की दुश्मनी अब इस पॉइंट पर आ चुकी है कि मेरा तो उसका मर्डर करने को मन चाहता है। तो यांग मिंग हुआ ने कहा था कि उसका कैपिटल में ट्रांसफर करके ये काम मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। यांग मिंग हुआ इन दोनों को अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए वहां से जाने को कह देता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब तो यांग मिंग को दिखाने के लिए एक नाटक था। डिलिन और जी शियू असल में तो फ्रेंड्स थे। बहुत फनी सीन्स आते हैं जब बाहर खड़े सिपाहियों को सुनवाने के लिए वो दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं और चीजें भी तोड़ते हैं। आहिस्ता आवाज में तो वो अपनी बातें करते रहते हैं। जी शियू हैरान था कि यांग मिंग हुआ ने उस पर इतनी नजर रखी हुई है कि आते ही ये भी पता चल गया है कि वो कहाँ ठहर रहा है। यहाँ पर वो दोनों एक लड़की जिया का भी जिक्र करते हैं जिसको डिलिन लाइक करता था और जी शियू को कहता है कि जिया का नाम ना लिया करो, उसे भाभी कहकर बुलाया करो। जबकि जी शियू उसे चिढ़ाता है कि वो तो मुझे लाइक करती है, तुम्हें नहीं। एक सिपाही कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था कि वो धड़ाम से दरवाजे के ऊपर ही एक बड़ा सा गुलदान तोड़ देते हैं और उसे डरा के वहां से भगा देते हैं कि अंदर तो बहुत बड़ी युद्ध चल रही है। फिर सीक्रेटली डिलिन उसे बताता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट की किल लिस्ट पर तुम्हारा और दूसरा यिंग शिंग का नाम है। यिंग शिंग ईस्टर्न साइड पर काफी स्ट्रांग था और यांग मिंग हुआ को डर था कि एक दिन वो उसको पावर से गिरा भी सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि डिलिन यांग मिंग हुआ के करीब रहने वाला जी शियू का एक जासूस था। वो उसे बहुत सारी न्यूज देता है कि यांग मिंग हुआ जी चुआन फैमिली के बचे हुए लोगों को भी मारकर निंग को अपना एक पपेट बनाना चाहता है। अब रात को स्टर्लिंग, डिलिन और जी शियू की एक सीक्रेट मीटिंग का भी डिसाइड होता है। वहां से निकलने से पहले फिर डिलिन जी शियू को काफी मारता भी है ताकि चोटों के निशान भी हों, खाली धूम धमाका नहीं। जी शियू बेचारा आगे से सिर्फ गालियां ही दे सकता था। उधर प्रिंसेस कार्डा को दिखाते हैं कि बैरिक्स से उसे निंग के घर पर शिफ्ट कर दिया गया है और निंग की उससे काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इतने में ऊपर से जख्मी हुआ जी शियू नील पड़े हुए लंगड़ाता हुआ अंदर आता है। सारे उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। निंग बेचारी तो वैसे भी उसे इतना लाइक करती थी। वो गुस्सा करती है कि तुम्हें किसने मारा, लेकिन जी शियू बहुत प्यार से रोक कर उसका हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश करता है। निंग को लगता है आई लव यू बोलेगा, लेकिन वो उससे पैसे उधार मांग रहा था। निंग आगे से गुस्से में उसे मारती वहां से चली जाती है। फिर बाई चुआन को वो देखता है और उससे भी यही बात कहने लगता है उसी अंदाज में, तो वो भी उसे गिरा कर वहां से चली जाती है। इन दी एंड वो बेचारा कमरे में अकेला ही रह जाता है। एक्चुअली उसे कमांडर्स ऑफिस में मारपीट और तोड़ फोड़ करने पर काफी ज्यादा फाइन भी हुआ था।
फिर थोड़ी देर बाद स्टर्लिंग उसे मिलने के लिए आता है। जीशियो उसे शिकायत लगाता है कि डिलिन ने नाटक करते करते मुझे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है, लेकिन स्टर्लिंग कहता है कि शुक्र करो मैं होता तो इससे भी बुरा हाल करता तुम्हारा। फिर वो जीशियो को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि ये यांग मिंग हुआ की अपनी टेरिटरी है और वो उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। डिनर के बाद जीशियो उसे अपने साथ ब्यूटी देखने के लिए जाने को कहता है, लेकिन स्टर्लिंग इनकार कर देता है। स्टर्लिंग फिर अंदर जाता है और जब निंग के साथ कार्डा को बैठे हुए देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी भी नहीं देखी थी। फिर डिनर करते हुए भी स्टर्लिंग कार्डा के सामने बैठा ब्लश करता रहता है। बाकी ऑफिसर स्टर्लिंग से उसके कारनामों के बारे में बताने को कहते हैं, लेकिन स्टर्लिंग हर सवाल का उल्टा जवाब देकर एम्बैरस होता रहता है। वो कार्डा की वजह से काफी नर्वस हो रहा था। इवन के फिर ड्रिंक लेकर सारे लोग टोस्ट करते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन स्टर्लिंग पता नहीं किन ख्यालों में खोया बैठना ही भूल जाता है और उसकी इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतों को देखकर जीशियो जल्दी जल्दी उसे वहां से लेकर चला जाता है। और फिर दिखाते हैं कि रात को वो खुद को कवर करके कहीं जाते हैं ताकि कोई उनको पहचान ना सके। और फिर वो लोग एक बार में छुपकर किसी से मिलते हैं और यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म होती है। फिर हमने देखा था, हेलो एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीशियो स्टर्लिंग के साथ मिलकर छुपकर भेस बदलकर एक बार में किसी को मिलने के लिए जाता है। स्टर्लिन आगे डिलिंग को बैठा देखकर बहुत खुश होता है। वो तीनों दोस्त बहुत अरसे बाद एक दूसरे से मिले थे। स्टर्लिंग काफी परेशान था कि अगर डिलिन को किसी ने हमारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, लेकिन डिलिन तसल्ली देता है कि मैं बहुत एहतियात करके यहाँ पर आया हूँ और कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा था। जीशियो पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे हम मिलकर इकट्ठे बैठा करते थे, लेकिन अब तो हमें छुपकर मिलना पड़ता है क्योंकि कैपिटल की पॉलिटिकल सिचुएशन काफी खतरनाक हो गई थी। फिर वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं कि कैसे पैसे जमा करके वो लोग आइसक्रीम खाने जाया करते थे और स्टर्लिंग डिलिन के सारे पैसों की आइसक्रीम खा जाया करता था। फिर वो तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर स्टर्लिंग बार बार जीशियो को एहतियात करने को कहता है क्योंकि कैपिटल में यांग मिंग हुआ के होते हुए उसे बहुत खतरा था। लेकिन डिलिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, कहता है कि इतना भी खतरा नहीं है क्योंकि यांग मिंग हुआ अब बहुत पावर में आ चुका है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं, वो ताकत के नशे में है। इतने में वहाँ पर वही यंग मास्टर आ जाता है जिसके साथ एक दफा जीशियो ने आहनिंग की वजह से लड़ाई की थी। डिलिन उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। अब काफी लोग हो चुके हैं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब उस बार में जीशियो और स्टर्लिंग बैठकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इमेजिन करते हैं कि कभी ऐसा दिन आएगा कि हम तीनों ओपनली मिल सकेंगे जैसे बचपन में मिला करते थे। यहाँ पर बातों बातों में मौका पाकर स्टर्लिंग जीशियो को कहता है कि मेरे साथ उसी बूढ़े मिनिस्टर को मिलने के लिए चलो, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। लेकिन जीशियो को इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो किसी तरह से बात को टाल देता है और फिर पॉलिटिकल इशू से होती होती बात उनके पर्सनल इश्यूज तक पहुंच जाती है और वो लोग साथ साथ काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर चुके थे। इतने में साथ बैठे वो बॉयज आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी बातों का सेंटर होती है जीचुआन निंग। वो जिक्र करते हैं कि निंग इतनी सुंदर है कि बहुत सी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लड़के उससे शादी करने के विलिंग हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर उसकी ग्लोरी और उसके पैसे के पीछे है क्योंकि ऑफ कोर्स वो जीचुआन फैमिली की लास्ट हायर है। ये सारा कुछ सुनते सुनते जीशियो को काफी गुस्सा आता है और वो एक के ऊपर दूसरी बहुत सारी ड्रिंक पी लेता है और फिर वो स्टर्लिंग से पूछता है कि मैंने डिनर के टाइम पर नोटिस किया था कि तुम प्रिंसेस कार्डा में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। स्टर्लिंग पहले तो अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मानता है कि वाकई कार्डा बहुत सुंदर है, लेकिन वो डीमन ट्राइब की लड़की है, वहाँ की प्रिंसेस है, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल काबू में नहीं रहा, ज्यादा धड़कने लग गया। यहाँ पर जीशियो उससे पूछता है कि मैंने सुना था कि तुम एक लड़की ली किंग उससे एंगेजमेंट करने वाले हो, लेकिन स्टर्लिंग कहता है कि ये सब रूमर्स ही हैं। हाँ, थोड़ी बहुत बात जरूर चली थी और प्रेसिडेंट भी यही चाहते क्योंकि इस तरह से मेरा एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। वो बहुत बड़ी फैमिली की लड़की है, बट अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है।
और ना ही मैं उसके लिए कोई फीलिंग्स रखता हूँ। और फिर वो बात बदल के जीशियू और निंग की तरफ ले आता है। उसी टाइम पर साथ वाली टेबल पर बैठा लड़का निंग की बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करता है कि वो कितनी यंग है, कितनी ब्यूटीफुल है, उसकी आईज कितनी सुंदर हैं। ये सुनकर स्टर्लिंग जीशियो को बताता है कि इतने सालों में बहुत से लड़कों ने आहनिंग को प्रपोज किया है, लेकिन वो सारों को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो इतने सालों से तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। वो तुमसे कितना प्यार करती है ये बात मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। उसी टाइम पर दूसरी टेबल पर बैठे लड़के निंग के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि जीशियू अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और बहुत गुस्से में आकर एक ग्लास उठाता है और उस लड़के के सर पर दे मारता है। और बस फिर क्या होना था, जीशियू तो वैसे ही ड्रंक था, उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो उस बॉय का एक दांत भी तोड़ देता है। अब दोनों भाई बहुत ज्यादा ड्रंक थे और वहाँ पे काफी सारे लड़के थे, वो उनसे फाइट करते रहते हैं लेकिन फिर उनके काबू में आ जाते हैं और वो बॉयज भी अपना काफी गुस्सा उन पर निकालते हैं। फिर सीन बदलता है और दिखाते हैं कि अगले दिन स्टर्लिंग और जीशियू मरी हुई हालत में किसी नाली के पास गिरे पड़े हैं और बहुत से सिपाही हैं जो लोगों को उठाते फिर रहे हैं। उनको लगता है कि ये किसी की डेड बॉडी है। वो उसकी तलाशी लेने की कोशिश करते हैं तो एकदम से जीशियू उठकर बैठ जाता है। वो लोग डरते हैं कि डेड बॉडी उठ के बैठ गई। इतने में एक ऑफिसर उन दोनों को पहचान जाता है कि ये इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उन दोनों को शर्मिंदगी होती है कि इसको क्या बताएं, ड्रंक होकर हम मार खा के यहाँ पड़े हैं। वो मुंह छुपाते, अपना नाम बदल कर बताते, वहाँ से भागने की करते हैं। उसके बाद होश में आकर जब स्टर्लिंग वापस पहुंचता है तो उसकी इसी हरकत पर वो बूढ़े प्रेसिडेंट उस पर काफी गुस्सा करते हैं और उसे आइंदा केयरफुल होने का कहते हैं। फिर वो लोग आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थोड़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद कहानी को 4 मंथ्स फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और यहाँ पर कैपिटल की सड़कों पर हर तरफ यही न्यूज फैली हुई होती है कि डीमन ट्राइब के खिलाफ ह्यूमन क्लैन को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। और इसी सब के बीच यांग मिंग हुआ एक बग्गी में बैठकर चोरी चोरी किसी इंसान से मिलता है जिसने अपना फेस कवर किया होता है और वो उसको एक टास्क देता है कि उसने निंग की हैंड राइटिंग की कॉपी करनी है और एक ऑफिशियल लेटर बनवाना है उसकी तरफ से। और अगर उसने ये काम अच्छा कर दिया, वो नकली लेटर बना लिया, तो उसे प्रमोशन कर दी जाएगी। एक्चुअली यांग मिंग हुआ को जीचुआन फैमिली काफी बॉदर करती थी और वो उनके खिलाफ कोई दबी दबी साजिश करने में लगा हुआ था। उसका एक सब ऑर्डिनेट उसे मशवरा देता है कि अब एक लड़की ही तो बची है उनकी फैमिली में, उनको फोर्सिबली वहां से निकाल देते हैं। लेकिन यांग मिंग हुआ इस सब के हक में नहीं था। आखिर को जीचुआन फैमिली का एक बड़ा नाम था, काफी मसला खड़ा हो सकता था और अब तो जी शियू भी जीचुआन रेजिडेंस में ही रहता था। यांग मिंग हुआ कहता है कि मैं पॉलिटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और निंग को अपने इस्तेमाल के लिए मैं आसानी से यूज कर सकता हूँ। उसके बाद वो लोग यिंग शिंग के बारे में बात करते हैं और वो लोग कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि ईस्टर्न रीजन में यिंग शिंग को सिविल डिस्प्यूट्स के बीच में आराम से मरवा दिया जाए और इल्जाम किसी और पे डाल दे। और इस सब के बाद यांग मिंग हुआ फिर उस बूढ़े प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाता है। उन दोनों के दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत थी, लेकिन एक दूसरे को फेस सेविंग के लिए बर्दाश्त भी करना पड़ता है। डीमन ट्राइब से जो लोग अभी सक्सेस लेकर आए थे उनको कुछ अवार्ड्स देने की बातें वो लोग करते हैं और उसके बाद यांग मिंग हुआ वहां से चला जाता है। और उसके ऊपर उस प्रेसिडेंट को कितना गुस्सा था ये उसकी आंखें बताती हैं। यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें जीचुआन हाउस का एक हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें जीचुआन हाउस का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे लोग बैठे न्यूज पढ़ रहे होते हैं कि डीमन ट्राइब पर ह्यूमन क्लैन ने काफी सक्सेसेस हासिल की हैं और उस जंग में डिलिन भी गया हुआ था। वो कितना बेरहम वॉरियर था। ये सारे लोग बातें करते हैं कि वो बहुत लूट मार भी करता है और काफी आगे तक जाता है। ये सब वहाँ बैठी प्रिंसेस कार्डा भी सुन रही होती है क्योंकि वो डीमन ट्राइब की थी, तो उसे ये सब सुनकर काफी दुख होता है कि मेरे कबीले पर आजकल क्या कुछ बीत रहा होगा और मुझे दुश्मनों के साथ रहना पड़ रहा है। जब वो अंदर जाती है तो उसके पीछे पीछे आहनिंग भी चली जाती है। स्टर्लिंग भी उसे चुप कराने के लिए जा रहा होता है कि जीचुआन शियू उसे रोक लेता है और उसे छेड़ता है कि उसके रोने की वजह से तुम क्यों इतने तकलीफ में हो। उसे अपने साथ एप्पल खाने के लिए बिठा लेता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिंग यू मौका पाकर खामोशी से वहाँ से निकल जाता है
वो अंदर जाकर कुछ चोरी चोरी करने का प्लान बना रहा था। कार्डा और आहनिंग अपने कमरे में थी। जी शियू पीछे पीछे जाता है। वो कार्डा को तसल्ली देने जा रहा था, लेकिन इतने में वो आहनिंग के कमरे से कुछ आवाजें सुनता है। वो सोचता है कि ये क्या, निंग तो सामने से आ रही है। फिर वो उसे उसके कमरे में जाने से रोकने के लिए उसे झूठ बोल देता है कि मुझे भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ स्पेशल बनवा दो। वो उसे वहां से भेज देता है। जबकि दूसरी तरफ हमें निंग के कमरे में दिखाते हैं कि मिंग यू वहां पर अंधेरे में कोई तलाशी लेने की कोशिश कर रहा है। वो ड्रॉर, अलमारी, हर जगह से कुछ ढूंढने की कोशिश में था कि ऊपर से जी शियू भी पहुंच जाता है। वो अंधेरे में मिंग यू के पीछे खड़ा होता है। मिंग यू मुड़ता है और तलवार के साथ उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जी शियू कितना माहिर फाइटर है ये तो हम सब जानते हैं। वो आराम से मिंग यू को गिरा देता है। अभी तक अंधेरे में मिंग यू नहीं देख पाया था कि कौन है उसके सामने। वो एक दफा तलवार का वार करता है और उसके बाद अंधेरे में मिंग यू नहीं देख पाया था कि कौन है उसके सामने। वो एक दफा तलवार का वार करता है और उसके बाद उस पर तीर चलाने ही लगता है कि जी शियू लाइट ऑन कर देता है और अपने कमांडर और दोस्त को अपने सामने खड़ा देख यूमिंग बहुत शर्मिंदा होता है। लेकिन फिर कहता है कि मुझे माफ कर देना जी शियू, मैं अगले जन्म में तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा। तलवार निकालता है, लेकिन जी शियू बहुत आराम से उस पर काबू पा लेता है। और उसके बाद जी शियू आराम से बैठकर चाय पीने लगता है और उससे कहता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम आहनिंग के कमरे में क्या कर रहे थे? क्या तुम उसे मारने की प्लान कर रहे थे? मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम यांग मिंग हुआ के आदमी हो। यूमिंग कहता है कि नहीं, मैं उसे मारना तो नहीं चाहता था। मैं यहाँ पर उसकी स्टैंप तलाश कर रहा था। मतलब कि ये वही आदमी था जिसको लास्ट एपिसोड में यांग मिंग हुआ ने एक लेटर बनाने को कहा था। इस बात पर जी शियू काफी गुस्सा करता है और कहता है कि ये उसे मार देने के ही बराबर है। किसी को धोखा देना या कत्ल करना, मैं इसे एक ही कंसीडर करता हूँ। फिर जी शियू उसे वो सारा टाइम याद दिलाता है। कहता है कि तुम कई सालों मेरे साथ रहे हो, हम मौत और जिंदगी से इकट्ठे लड़े हैं, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? यूमिंग कहता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। मैंने एक दफा यांग मिंग हुआ के लिए एक काम किया था, एक लेटर बनाया था, और वो वही दिखा दिखा कर मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझसे और भी काम करा रहा है। वो रोने लगता है तो आगे से जी शियू को और भी गुस्सा आ जाता है। कहता है मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और वो उसे कहता है कि ठीक है, तुमसे अगर कोई गलती हो गई तो तुम्हें उसे दुरुस्त करना चाहिए। क्या तुम माफी नहीं मांगना चाहोगे? और फिर उसे अपने साथ पीछे पीछे ले जाता है। और फिर एक कमरे में एक बॉक्स में बहुत सारी स्टैम्प्स पड़ी होती हैं और वहां से ही एक सील उठाकर उस लेटर पर लगा देता है और उसे कहता है लो, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, ये यांग मिंग हुआ को दे देना। वो काफी हैरान होता है तो आगे से जी शियू का ये प्लान होता है कि अब वो यांग मिंग हुआ को लेटर भी बना कर देंगे, उसके काम भी करेंगे, लेकिन ये सारा काम जी शियू अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का कराएगा। यानी कि यांग मिंग हुआ का एक आदमी उसने अपने साथ मिला लिया था। और जी शियू ये भी कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ काम करना चाहो या मेरे साथ रहना चाहो, तुम रह सकते हो। मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यानी कि वो माफ करके उसे अपना ग्रेटफुल भी बना लेता है। और उसके बाद यूमिंग इतना ही कहता है कि प्लीज आइंदा कभी मेरे फेस पर इतनी चोटें ना देना, मेरी ब्यूटी खराब होती है। और उसके बाद वो लेटर यांग मिंग हुआ को मिल जाता है। उसके जाने के बाद जी शियू भी वहीं पहुंच जाता है। वो काफी खुश था, अब काम उसकी मर्जी से चल रहे थे। दूसरी तरफ हमें डीलिन को दिखाते हैं। वो अब डीमन ट्राइब से फाइट करने के बाद कैपिटल में वापस पहुंच गया था, लेकिन वो चीफ कमांडर को रिपोर्ट करने की बजाय सीधा अपने घर जाता है। घर पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसका वेट कर रही थी, जो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसको एक लेटर भी देती है जो उसके नाम किसी की तरफ से आया था। वो लेटर था जी शियू की तरफ से, जिसे देखकर डेलिन सोचता है कि ये हमेशा से स्मार्ट बनने की कोशिश करता रहता है। और उसके थोड़ी देर बाद वो लड़की उसके लिए सूप तैयार करके आ जाती है और उसे छेड़ती है कि क्या ये कोई लव लेटर तो नहीं है किसी लड़की की तरफ से। डेलिन उसे ऑफर करता है कि तुम खुद भी खोल के पढ़ सकती हो, लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझसे चोरी चोरी कोई सीक्रेट नहीं रखोगे। यहाँ बातों बातों में वो उससे जिक्र करता है कि स्टर्लिंग और जी शियू वो सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, मैं उनको अपना भाई समझता हूँ और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
इतने में वहां पर उसका एक सबऑर्डिनेट आ जाता है और वो उसे कहता है कि उसे चीफ कमांडर ने रिपोर्ट करने के लिए बुलाया है। और बस फिर डिलिन वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यांग मिंग हुआ बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में लगा हुआ है और वो अपने बहुत सारे काम हैं जो अपनी मर्जी के करा लेता है और उसी की ही रिपोर्ट्स आज उसको मिल रही होती हैं। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में उन ऑफिशियल्स को अरेस्ट करा दिया करता था जो उसकी मर्जी का काम नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद डिलिन भी यांग मिंग हुआ से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यांग मिंग हुआ अपने आदमियों के सारे पर्सनल कामों पर भी नजर रखता है कि कौन किसके साथ रहता है और क्या काम करता है। यहाँ पर डिलन उसे बताता है कि मेरी ईस्टर्न आर्मी के 50,000 सोल्जर्स आपके नए ऑर्डर के लिए कैपिटल के बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो आगे की प्लानिंग करने लगता है कि यहीं पर ही एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय।